Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steels, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की महंगी विदेश यात्राओं को डिकोड करेंगे। एक पुरानी कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी से दोगुना खर्च करना। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से अपनी आमदनी से 5 गुना ज्यादा खर्च अपनी विदेश यात्राओं पर कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक 22 वर्षों में राहुल गांधी 11 देशों में 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और इन यात्राओं पर कुल 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हालांकि पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी की आमदनी सिर्फ 11 करोड़ 10 लाख रुपए रही है। अब बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं का खर्चा कौन दे रहा है। इसके बाद हम आपको आज की सबसे ट्रेंडिंग राजनीतिक तस्वीर दिखाएंगे। आज ममता बनर्जी वकीलों का काला गाउन पहनकर खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। भारत की राजनीति में अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां विपक्ष के नेता अदालतों को भी एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। और अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हेडलाइंस और पब्लिसिटी के लिए कोर्ट रूम का खुलेआम राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपके लिए यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी और स्पष्ट चेतावनी दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान पर मतभेद बढ़े तो अमेरिका और चीन के बीच युद्ध भी हो सकता है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और आज हम आपके लिए इस मुलाकात को भी डिकोड करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर आपकी सालाना कमाई 86 लाख रुपए है तो क्या आप विदेशों में छुट्टी मनाने पर एक साल में 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? यह खर्चा आपकी कमाई से लगभग 5 गुना ज्यादा है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा किया है कि आपने अपनी कमाई से 5 गुना ज्यादा पैसा विदेश यात्रा पर खर्च किया हो? ये आंकड़े देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इस कहानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से आमदनी अठन्नी और खर्चा 2.5 रुपए के सिद्धांत पर अपना जीवन जीते आ रहे हैं। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की पिछले 22 वर्षों में की गई विदेश यात्राओं की सारी जानकारियां सार्वजनिक की है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 22 वर्षों में राहुल गांधी 11 देशों की 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और इन यात्राओं पर कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को
एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। तो कितना उन्होंने अर्न किया? कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। अब यहां तक आप भी शायद यही कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर औसत निकाला जाए तो राहुल गांधी की एक यात्रा पर लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको असली झटका तब लगेगा जब आप राहुल गांधी की सालाना कमाई के बारे में सुनेंगे। राहुल गांधी ने वर्ष 2024 में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन में अपना जो एफिडेविट फाइल किया था, उसके मुताबिक राहुल गांधी की एक साल की कमाई 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप उनकी पिछले 10 वर्षों की कमाई देखें तो वो इससे भी कम है। पिछले 10 वर्षों में उनकी डिक्लेयर्ड इनकम कुल मिलाकर 11 करोड़ 10 लाख रुपए है। लेकिन अपनी 54 विदेश यात्राओं में राहुल गांधी इससे 49 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर चुके हैं। बीजेपी के मुताबिक वर्ष 2014 में राहुल गांधी की कुल आमदनी 95 लाख रुपए थी, जबकि इसी साल की विदेश यात्राओं पर उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वर्ष 2017 में उनकी आमदनी 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी, जबकि इस साल अपनी विदेश यात्राओं में उन्होंने 6 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2018 में राहुल गांधी की कुल आमदनी 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी पूरे साल की, जबकि इस साल की अपनी विदेश यात्राओं पर उन्होंने लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। फिर अगले साल 2019 में उनकी आमदनी 1 करोड़ 21 लाख रुपए थी और विदेश यात्राओं पर उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और फिर वर्ष 2021 में उनकी आमदनी लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए थी और अपनी विदेश यात्राओं पर उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 में राहुल गांधी 2 महीने के लिए थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे एक ही यात्रा पर, जबकि उस साल उनकी सालाना आमदनी सिर्फ 95 लाख रुपए थी। इसमें आप एक तो ये देखिए कि राहुल गांधी कितने भाग्यशाली नेता हैं कि राजनीति में रहते हुए, इतने बड़े पद पर रहते हुए वो 2-2 महीने के लिए विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। आपने भारत में और किसी नेता को जो इस कद का नेता है राजनीति में, उसे 2 महीने के लिए छुट्टियों पर जाते हुए नहीं देखा होगा। अब जो सारी बातें हमने आपको बताई आज, और वो एफिडेविट भी आज मैं लेकर आया हूं। देखिए, आज मेरे हाथ में वो एफिडेविट है जहां से पढ़कर मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये वो एफिडेविट है चुनाव के। इस समय दोनों मेरे हाथ में है और इनमें साफ साफ लिखा हुआ है 2022 और 23 में 1 करोड़ 2 लाख, 2021 और 22 में 1 करोड़ 31 लाख, 2020 और 21 में 1 करोड़ 29 लाख, 2019 और 20 में 1 करोड़ 21 लाख, 2018 और 19 में 1 करोड़ 20 लाख। ये सालाना आमदनी है राहुल गांधी की, जो उन्होंने एफिडेविट पर चुनाव से पहले बताई है। 2017 और 18 में 1 करोड़ 7 लाख, 2015 और 16 में 86 लाख, 2014 और 15 में 95 लाख और 2013 और 14 में उन्होंने एक साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए थे। ये उनका पूरा एफिडेविट मेरे हाथ में है, जो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर की है अपनी इनकम। अब इसके 3 मतलब हैं। पहला, इस यात्रा का खर्चा राहुल गांधी नहीं बल्कि कोई और दे रहा है। हो सकता है उनकी पार्टी दे रही हो, कांग्रेस दे रही हो, यह भी हो सकता है कि कोई विदेशी ताकत उनकी इन विदेशी यात्राओं का खर्चा दे रही हो, या फिर उनका कोई दोस्त, जानने वाला या कोई उद्योगपति इन विदेश यात्राओं का खर्चा दे रहा हो। यह पैसा जहां से भी आ रहा है, राहुल गांधी को इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए।
दूसरा मतलब इसका यह हो सकता है कि राहुल गांधी की असली आमदनी इससे कहीं ज्यादा है जो उन्होंने दिखाई है, लेकिन कागजों पर वो अपनी आमदनी को बहुत कम करके बता रहे हैं, यानी ये टैक्स चोरी का मामला हो सकता है। और तीसरा मतलब यह भी हो सकता है कि उनकी ये विदेश यात्राएं स्पॉन्सर्ड हों, यानी उन देशों के लोकल आयोजक राहुल गांधी का ये पूरा खर्चा उठा रहे हों। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और ये कैबिनेट रैंक की पोस्ट होती है। और अगर कोई देश, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई उद्योगपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के विपक्ष के नेता की विदेश यात्रा को स्पॉन्सर करता है, मुफ्त में उन्हें हॉस्पिटैलिटी देता है, यानी उनके आने जाने, रहने, खाने पीने का, ठहरने का इंतजाम करता है, तो राहुल गांधी को यह बात सार्वजनिक करनी चाहिए। इसकी सारी जानकारी उन्हें देश को और सरकार को बतानी चाहिए। वैसे आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं का जो ये टोटल खर्च निकाला है 60 करोड़ के आसपास, वो किस आधार पर उन्होंने ये खर्चा निकाला है। तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं को, तो इसमें राहुल गांधी की बिजनेस क्लास की हवाई जहाज की टिकट्स, 5 स्टार होटल्स में उनका रहना या फिर 5 स्टार के बराबर के स्तर की जगह पर रुकने का खर्च, खाने पीने का खर्च और इस दौरान उनकी गाड़ियों पर होने वाला खर्च इसमें शामिल किया है। उसके हिसाब से उन्होंने एक टोटल अमाउंट निकाली है। अब बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, यह भी आपको देखना चाहिए, तभी ये कहानी पूरी होगी। तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी का जवाब। This is all diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. वैसे राहुल गांधी ने जो इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, इनका भारत को नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी विदेश यात्राओं में अक्सर भारत के लोकतंत्र, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारत में होने वाले चुनावों पर सवाल उठाते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं और ज़्यादातर जब भी वो विदेश जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान अब खतरे में है और वो ये अक्सर अपील करते हैं कि दुनिया को भारत पर नजर रखनी चाहिए, जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब देखिए राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में बहुत व्यस्त रहते हैं और लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी अक्सर अलग अलग चीजों में व्यस्त रहती है। इसीलिए उन्होंने केरलम में मुख्यमंत्री का नाम तय करने में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजों के 9 दिन के बाद अपने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, यानी 9 दिन लगा दिए। आखिरकार आज कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि 61 साल के वी.डी. सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकारें बन गई, मुख्यमंत्रियों ने अपने शपथ ले लिए, जबकि तमिलनाडु में भी विजय की नई सरकार बन गई। लेकिन केरलम की जनता कांग्रेस गठबंधन को अपना बहुमत देने के बावजूद 9 दिनों तक मुख्यमंत्री का इंतजार करती रही। कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीता है और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 63 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर वी.डी. सतीशन और केरल से लोकसभा के सांसद और राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल के बीच यह रेस चल रही थी। आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री चुन लिया, क्योंकि ज्यादातर विधायक और स्थानीय नेता उन्हीं के पक्ष में थे। इसके अलावा कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया था। सतीशन केरलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार वर्ष 2001 से 6ठी बार विधायक बने हैं। केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक खींचतान हुई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह परंपरा है कांग्रेस में। कांग्रेस को जब भी किसी राज्य में बहुमत मिलता है या वो सरकार बनाने की स्थिति में आती है, वहां अक्सर मुख्यमंत्री पद को लेकर 2 या कई बार उससे भी ज्यादा गुट बन जाते हैं, उनके बीच टकराव शुरू हो जाता है। वर्ष 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलग अलग गुट बन गए थे, आपको याद होगा। इसी तरह वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके मुख्यमंत्री बनने पर
जो सिंधिया गुट था वो नाराज हो गया था और दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद काफी हो गया था। और इतना बड़ा यह विवाद कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2021 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पार्टी के आंतरिक विवादों की वजह से ही इस्तीफा दे दिया था। इस समय अक्सर कांग्रेस कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान अक्सर चलती रहती है, ये खबरें आती रहती है। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया था कर्नाटक में नया, उस समय भी ऐसे ही खींचतान की खबरें आई थी। आपने देखा होगा एक सेट पैटर्न है कांग्रेस में, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसकी नीति डिवाइड एंड रूल की रही है। कांग्रेस का हाई कमांड हर राज्य में असल में दो नेताओं को एक साथ प्रमोट करता है, एक साथ आगे बढ़ाता है। इससे दोनों नेताओं के बीच मुकाबला बना रहता है, ये दोनों नेता एक दूसरे को काटते रहते हैं। फायदा ये होता है कि कोई एक नेता मजबूत नहीं बन पाता और कोई एक नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा नेता भी रहता है जिसे इस बात का लालच रहता है कि ये मुख्यमंत्री अगर हटेगा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस रणनीति से राज्य के नेतृत्व पर पार्टी हाईकमांड यानी गांधी परिवार का जो कंट्रोल है वो बना रहता है, लेकिन साथ ही पार्टी कमजोर हो जाती है। तो केरलम में आखिरकार कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि उन्होंने, आप याद कर लीजिए कि 4 तारीख को नतीजे आए थे, 4 मई को, और आज 14 मई है। लगभग 10 दिन उन्होंने लगा दिए। अब आपको आज की सबसे ट्रेंडिंग और दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति के साथ अब वकालत भी शुरू कर दी है। आज ममता बनर्जी वकीलों वाला काले रंग का गाउन पहनकर अदालत में अपनी दलील पेश करने के लिए खुद कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। देखने में यह बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह था जब ममता बनर्जी एक एडवोकेट बनकर हाई कोर्ट में पेश हो रही थी। इस दौरान हाई कोर्ट में मौजूद वकील और आम लोग ममता बनर्जी का यह नया रूप देखकर हैरान रह गए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी ममता बनर्जी ने कल्पना नहीं की थी। हाई कोर्ट के परिसर में मौजूद सैकड़ों वकीलों ने आज ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ममता बनर्जी को देखा और उनके सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप देखिए। तो आज ममता बनर्जी को यह समझ में आया होगा कि पश्चिम बंगाल में माहौल उनके कितने खिलाफ है और चुनाव में उनकी हार पहले से ही तय थी। पश्चिम बंगाल के लोग उनसे कितने नाराज थे, इसकी एक झलक आज ममता बनर्जी ने खुद अपनी आंखों के सामने देख ली। असल में ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो उनके आसपास घेरा बनाकर रहने वाले चाटुकार नेता उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलने देते थे कि जनता की असली भावनाएं उनके प्रति क्या है। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी तब तक आम जनता के बीच टीएमसी का एक खौफ बना रहता था, एक डर बना रहता था। आम लोगों में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ममता बनर्जी के सामने उनके खिलाफ अपना मुंह खोल सकें, उन्हें बता सकें कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपको पसंद नहीं करते। और जनता की इसी खामोशी से ममता बनर्जी को यह गलतफहमी होती रही कि वो बड़ी लोकप्रिय हैं और जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भारत की जनता की एक खास बात यह है कि वो अपनी वोट की ताकत से बड़े बड़े नेताओं को उनकी हैसियत
याद दिला देती है। अभी ममता बनर्जी की सरकार को गए 10 दिन ही हुए हैं और अभी से ही पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ठीक सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी आखिर हाई कोर्ट में आज क्यों गई थी। तो ममता बनर्जी क्यों गई थी, देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें बीजेपी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है और इसी मामले में अपनी दलील स्वयं पेश करने के लिए ममता बनर्जी आज खुद हाई कोर्ट गई थी। तो ये एक नई चीज है जो आपको आज देखने को मिली। बहुत सारे लोग जब कलकत्ता हाई कोर्ट में जो लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए ममता बनर्जी को इस नए अवतार में देखकर। एडवोकेट ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से अब वो बन गई हैं एडवोकेट ममता बनर्जी। वैसे आपने नोट किया होगा भारत की राजनीति में भी अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जब विपक्ष के नेता खुद कोर्ट में अपनी दलील देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए खुद पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। आपको याद होगा इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले के मामले में खुद अपनी दलील दिल्ली हाई कोर्ट में पेश कर चुके हैं। उन्होंने खुद ये कह दिया था कि मैं अपना वकील खुद हूं और मैं अब अपने आप को खुद अदालत में प्रस्तुत करके अपनी दलील खुद दूंगा, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का हिस्सा होता है, यानी ये दिखावे की राजनीति होती है। ये सारे नेता ये जानते हैं कि वकालत में ये जीरो हैं, इन्हें कोई वकालत नहीं आती और अगर इन्होंने अपना पक्ष खुद रखा यानी अपनी वकालत खुद की तब तो ये पक्का केस हार जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी सर्जरी खुद करने लगे, डॉक्टर ना होते हुए भी इलाज अपना खुद करने लगे, वैसे ही ये होता है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें वकालत की कोई जानकारी नहीं है, वो केस हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ममता बनर्जी भी ये जानती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो खुद जाकर अपनी दलील पेश करेंगे अदालत में। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता अब अदालतों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये सभी नेता एक नागरिक के तौर पर अदालत के सामने मिलने वाले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अदालत में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोर्ट रूम में इस तरह के लाइव शोज की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पहले से तय होते हैं। ये सारे नेता ये तय करके जाते हैं कि केस का हश्र कुछ भी हो, ये तो तय है कि ये केस हारेंगे, लेकिन इन्हें पता होता है कि कोर्ट के सामने क्या डायलॉग बोलने हैं। इन नेताओं को कानूनी बहस से ज्यादा कैमरों की चिंता होती है, मीडिया की चिंता होती है। अदालत में भले ही ये केस हार जाएं, लेकिन ये अदालत में देने के लिए अपना भाषण पहले से रट कर जाते हैं और ये जानते हैं कि अगले दिन अखबारों में और मीडिया में यही रिपोर्ट होगा। इसलिए जब ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अपना केस खुद लड़ेंगी तो ऐसे डायलॉग्स सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं। ममता बनर्जी की वकील की ये यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाती हैं। इससे उन्हें शानदार पब्लिसिटी मिलती है और न्यूज चैनल्स को बड़ी हेडलाइन मिल जाती है। वैसे चुनाव हारने के बाद भी लाइमलाइट में बने रहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें खबरों में बने रहना था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई, लेकिन वो भी चाहती हैं कि वो भी खबरों में बनी रहें, हेडलाइन बनाती रहें। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेताओं को, अदालतों को इस तरह एक राजनीतिक मंच बनाने की छूट मिलनी चाहिए? क्योंकि कई बार उन्हें न्याय से ज्यादा अपने नैरेटिव बिल्डिंग की चिंता होती है। भारत की अदालतों में पहले से ही करोड़ों मामले लंबित हैं। आम आदमी लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। अगर आप आम आदमी से पूछें तो एक केस का निपटारा होने में दशकों लग जाते हैं, दसियों साल लग जाते हैं नंबर आने में। ऐसे में अगर ये बड़े बड़े नेता अपनी पब्लिसिटी के लिए अदालतों का इस्तेमाल करके हमारी कोर्ट्स का समय बर्बाद करने लगेंगे तो इससे कोर्ट का समय और कोर्ट का संसाधन दोनों बर्बाद होंगे। इसलिए अदालतों को इस तरह के राजनीतिक स्टंट और पैंतरेबाजी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये बड़े बड़े नेता अदालतों को अपने लिए एक राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब ममता बनर्जी को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में एक वकील के तौर पर
एडवोकेट के तौर पर ममता बनर्जी के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगी गई है। नियम यह कहते हैं कि अगर कोई वकील मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे अपना बार लाइसेंस सस्पेंड कराना होता है और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वो तब तक दोबारा से अपनी प्रैक्टिस अदालत में नहीं कर सकता जब तक कि उसका लाइसेंस रिन्यू ना हो जाए। ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकील का गाउन पहनकर और सफेद बैंड पहनकर जरूर पेश हुई और उन्होंने बताया कि वो एक एडवोकेट हैं। बार काउंसिल के नियमों के अनुसार अदालत में ये पोशाक सिर्फ रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस करने वाले वकील ही पहन सकते हैं। वैसे 71 वर्ष की ममता बनर्जी चाहें तो अब फुल टाइम वकालत भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास LLB की डिग्री है, यानी कानून की डिग्री उनके पास है। और इससे पहले भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले पर एक वकील के तौर पर अपनी दलील रख चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आई थी इससे पहले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता उनके हाथ से निकलने के बाद अब उनके पास पहले से कहीं ज्यादा समय भी है, तो वो चाहें तो एक नया करियर उनके सामने है। लॉ की डिग्री तो उनके पास पहले से ही है, राजनीति में अब ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, तो वो चाहें तो अब अपने आप को एक एडवोकेट के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थापित कर सकती हैं। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश में विपक्ष के नेता अदालतों का इस्तेमाल करने की कोशिश में कैसे सारी हदों को पार कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं और मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही किया है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट में खुद अपना केस लड़ा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट पर आरोप लगाया जज पर कि आप मेरे प्रति निष्पक्ष नहीं हैं और मैं आपकी कोर्ट में दलील नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो केजरीवाल ये तय कर रहे हैं कि उनके मामले की, भ्रष्टाचार का चल रहा जो मामला है शराब घोटाले का, वो तय करेंगे कि कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 6 बड़े नेताओं के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने का निर्देश दिया है। इन सभी नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर कई ऐसी आपत्तिजनक बातें कही थी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनती हैं, यानी इन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इन नेताओं के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला के मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के वीडियो क्लिप्स को, कोर्ट में आप जैसा कि जानते हैं आजकल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई उनके वीडियो क्लिप्स को काट छांट करके, एडिट करके सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस प्रकार से वायरल किया गया जिससे कि एक अभियान चलाया गया कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ और कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस चले थे जिसमें आम आदमी पार्टी के जो IT सेल वाले हैं वो ये कह रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने आज कैसे शानदार दलील पेश की दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ऐसी बातें कही कि जज के सामने जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे कोर्ट को डोमिनेट कर लिया। इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी और वो इसलिए था क्योंकि उन सारी जो फुटेज थी कोर्ट की, जब बहस हो रही थी, उसे एडिट करके उसके क्लिप्स वायरल किए गए। अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था वो कौन से डायलॉग मारेंगे, क्या बोलने वाले हैं कोर्ट में, और उनके जो लोग थे जो बैठे थे उन्होंने वहीं से सिर्फ उनके डायलॉग्स को कट कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, एक फाइटर की तरह। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में खुद ही अपनी दलील रखी थी और कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि केजरीवाल को उन पर विश्वास नहीं है, उनकी निष्पक्षता पर यकीन नहीं है। अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है कि उनके परिवारों के सदस्यों को भी इस मामले में बेवजह घसीटा गया। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें डराना चाहते थे लेकिन वो भी चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिप्पणी सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका के खिलाफ है और ऐसी टिप्पणियों से अदालत की गरिमा प्रभावित होती है और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं जिससे अदालतों पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने
खुद को शराब घोटाले के मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई खुद करेंगी। हमारे देश में अदालतों पर दबाव बनाने की राजनीति अब एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज जो कुछ हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कोर्ट की अवमानना का केस चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत पर दबाव बनाने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो गई। केजरीवाल भी तो यही चाहते थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपने आप को इस मामले से अलग कर लें। उन्होंने इतना दबाव डाला, उन्होंने इतनी बदनामी की, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल किया, उनका पूरा की पूरा आईटी सेल सोशल मीडिया पर उतर आया कि जज पर इतना दबाव डाल दिया कि आखिरकार जज ने भी कह दिया कि वो भी इस मामले से अपने आप को अलग कर रही हैं, लेकिन अवमानना का मामला वो खुद सुनेंगी। केजरीवाल ने अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश की और वो अपने मकसद में ऐसा लगता है कि कामयाब हो भी गए, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को शराब घोटाले की सुनवाई से आखिरकार अलग कर ही लिया। हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसे अपनी जीत मानते हों, उनकी पार्टी आज सेलिब्रेट कर रही होगी, लेकिन हमारे देश के लिए ये एक बहुत खतरनाक मोड़ है। ये हमारे देश की न्यायपालिका के लिए, आम जनता के लिए, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अदालतों में जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत खतरनाक बात है। अगर नेता इस तरह जजों पर, अदालतों पर दबाव बनाने लगेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक परंपरा बन जाएगी। जस्टिस, जो जज होते हैं हमारे देश की अदालतों में, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। वो कभी भी किसी विवाद में अपने आप को लाना नहीं चाहते। उन्हें हेडलाइंस में नहीं आना, उन्हें मीडिया में नहीं आना, उन्हें अखबारों में अपना नाम नहीं देखना। वो नेताओं की तरह नहीं होते, वो नेताओं से अलग होते हैं। लेकिन हमारे देश में विपक्षी नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है और वो अपने फायदे के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करने में भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए इस खतरनाक ट्रेंड को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब हम अदालत पर छोड़ते हैं, न्यायपालिका पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, और इस देश में जो बड़े बड़े कानून के एक्सपर्ट बैठे हैं, या हम उन पर छोड़ते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर देश के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं तो कहता हूं कि विपक्ष नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उन्होंने अदालतों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे एक रियलिटी शो की तरह बनाकर रख दिया, अदालतों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें अगर अपने डायलॉग्स ऐसे बोलने शुरू कर दिए और फिर उन डायलॉग्स को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया, तो इससे हमारे देश के जजों पर दबाव तो पड़ेगा ही। और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि सोशल मीडिया का जो मूड है, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है, उसी के आधार पर फैसले भी होने शुरू हो जाएंगे। अब अगली खबर हमारी कर्नाटक से है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति अब कर्नाटक के स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंच गई है, और इसी वजह से कर्नाटक के स्कूलों में अब 4 साल के बाद हिजाब की वापसी हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को अब हिजाब पहनने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कर्नाटक के स्कूलों में अब छात्रों को जनेऊ, पगड़ी, शिवमाला और रुद्राक्ष पहनने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन भगवा शॉल या भगवा कपड़ा अभी कोई भी छात्र पहनकर नहीं जा पाएगा, इस पर रोक अभी भी जारी रहेगी। सिद्धारमैया सरकार का यह आदेश कर्नाटक में 12वीं तक के स्कूलों में लागू होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अपने इस फैसले से पिछली बीजेपी की सरकार के उस आदेश को अब रद्द कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज के छात्र सिर्फ तय यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जा सकते हैं। उस समय कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था और कई कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को तब रोक दिया गया था। लेकिन हिजाब पहनने वाली छात्राओं ने जिद की और कहा कि हम तो हिजाब पहनकर ही आएंगे, हम परीक्षा हिजाब पहनकर ही देंगे। फिर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और फिर यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। वर्ष 2022 में इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म पर सरकार का नियम बिल्कुल सही है और अनुशासन और समानता के लिए स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और बच्चों को कम उम्र में धार्मिक पहचान में बांटना गलत है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में इसकी सुनवाई हुई, लेकिन दोनों जजों की राय आपस में बटी हुई थी,
जिसके बाद ये मामला बड़ी बेंच को भेजा गया और जहां से अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2022 का ये फैसला रद्द कर दिया और स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब अलाउ कर दिया। अच्छा ये होता कि कर्नाटक की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अब ये जो नया फैसला आया है, इसका अभी से कर्नाटक में विरोध होने लगा है। हुबली में श्री राम सेना नाम के एक हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि स्कूलों में जो भगवा कपड़ा, भगवा अंगोछा या भगवा शॉल पहनकर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ಶನಿವಾರ ಹಾಕೋದು, ಶಿವದಾರ ಹಾಕೋದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಪ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ, ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಟರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ. अब कर्नाटक में विवाद तो बहुत हो रहा है कि अब छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूलों में जाना शुरू कर सकती हैं, लेकिन ज़रा कर्नाटक की पॉपुलेशन पर देखिए। कर्नाटक एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में हिंदू जो हैं वो 84% हैं, मुस्लिम लगभग 13% हैं और ईसाइयों की आबादी लगभग 2% है। ये टोटल ब्रेकअप है कर्नाटक की आबादी का। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के धार्मिक विभाजन की नीति अब स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंच चुकी है और उनका सवाल है कि अगर स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आ सकती हैं तो फिर भगवा शॉल पर रोक क्यों लगाई गई है। आगे बोला है हम केसरी शाल को विरोध करेंगे। उसका मतलब कांग्रेस केसरियों को विरोधी है। अपना राष्ट्रध्वज में भी केसरी है, निकाल सकते हैं क्या आप? रिलीजियस प्रैक्टिस को आप अलो करना सेक्युलर रही तो केसरी को अलाउ करो, क्यों मना किया है? हम आग्रह करना चाहता है स्कूल कॉलेजेस में डिवीजन मत करो। अब देखिए, कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों के बीच ही एक धार्मिक बंटवारा किया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की नई सरकार आई है वो बच्चों को देशभक्ति का पाठ सिखा रही है। वहां धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा बल्कि देशभक्ति का पाठ सिखाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, उनकी विचारधारा क्या है, वो अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और आगे चलकर उनकी सोच क्या है। अब देखिए, एक खबर जो आपके बहुत काम की है, यह आपके लिए चेतावनी भी है, यह आपके लिए एक सलाह भी है और इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल के बाद एक और ऐसा तेल है जो लगातार महंगा हो रहा है और वो है कुकिंग ऑयल। आप अपने घर में, अपने परिवार में 2 प्रकार के ऑयल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक वो तेल पेट्रोल और डीजल जो आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कुकिंग ऑयल जो आपके किचन में, रसोई घर में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। और ये दोनों ही महंगे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से कुकिंग ऑयल की खपत 10% तक कम करने की अपील की थी। आज आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को यह अपील आपसे क्यों करनी पड़ी, इसका गणित समझिए। इसके 2 कारण हैं। पहला, भारत अपनी जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल विदेशों से खरीदता है जिसके लिए हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। और दूसरा, पिछले 18 वर्षों में कुकिंग ऑयल की खपत हमारे देश में प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 5 किलो तक बढ़ गई है। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर। वर्ष 2004 में
शहरों में औसतन एक व्यक्ति एक साल में लगभग 8 किलो कुकिंग ऑयल खाता था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 12 किलो तक हो गया। बड़ी बात देख लीजिए आप। जबकि गांवों में वर्ष 2004 में औसतन एक व्यक्ति साल भर में लगभग 6 किलो कुकिंग ऑयल खाता था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 11 किलो तक हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। गांव में रहने वाले लोग प्रति व्यक्ति औसतन 5 किलो से बढ़कर अब लगभग 10.5 किलो कुकिंग ऑयल एक साल में खा रहे हैं। पहले 5 किलो खाते थे, अब 10 किलो खा रहे हैं। और शहरों में लगभग पहले 8 किलो एक साल में एक व्यक्ति कुकिंग ऑयल खाता था, और अब वो खा रहे हैं लगभग 11.5 किलो। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में धीरे धीरे लोगों ने कुकिंग ऑयल की खपत बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कुकिंग ऑयल खा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा चिकनाई खा रहे हैं, उनके खाने में पहले से कहीं ज्यादा तेल है, और शायद खाना भी पहले से कहीं ज्यादा अनहेल्दी हो चुका होगा। आज के समय में कुकिंग ऑयल भी लिक्विड गोल्ड की तरह बन गया है। यह भी उतना ही कीमती बन गया है जितना कच्चा तेल है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल विदेशों से ही खरीदता है। पिछले 5 वर्षों में विदेशों से कुकिंग ऑयल खरीदने का खर्च दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ष 2019 में विदेशों से कुकिंग ऑयल को खरीदने पर 72,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2022 में यह बढ़कर 1,38,000 करोड़ रुपए हो गए, और वर्ष 2024 में कुकिंग ऑयल बाहर से खरीदने पर 1,61,000 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए। यानी कुकिंग ऑयल का जो खर्च है इंपोर्ट करने का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल के महीने में कुकिंग ऑयल की कीमत लगभग 6% बढ़ गई। यानी जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे ही कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और इस समय दुनिया में कुकिंग ऑयल की कीमत जुलाई 2022 के बाद से इस समय सबसे ज्यादा है, ऑल टाइम हाई है। खासकर पाम ऑयल की कीमतें लगातार 5 महीनों से बढ़ रही हैं, और इसके कारण उसका यह है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पाम ऑयल का उत्पादन करने वाले बड़े बड़े देश अब पाम ऑयल का एक बड़ा हिस्सा बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से इस तेल की सप्लाई दुनिया भर में कम हो रही है, और इसी वजह से कुकिंग ऑयल की कीमत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी तो आपको भी महंगा ही मिलेगा, भारत में भी बढ़ेगी। भारत में बढ़ने के 2 कारण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ये तेल महंगा है ही। दूसरा, अब डॉलर भी महंगा होता जा रहा है, और हम पेमेंट डॉलर में करेंगे तो हमें और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस समय दुनिया में महंगे कुकिंग ऑयल और रुपए में गिरावट की वजह से भारत को विदेशों से कुकिंग ऑयल मंगाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और यही देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत जब दूसरे देशों से कुकिंग ऑयल खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करता है तो इसके लिए ज्यादा डॉलर्स की आवश्यकता होती है। इससे रुपया कमजोर होता है और विदेशों से सामान मंगाना और महंगा होता है। देश में महंगाई और बढ़ जाती है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ता है। इसे आसान भाषा में समझिए, इस समय भारत जितना ज्यादा कुकिंग ऑयल विदेशों से खरीदेगा, आपकी रसोई का बिल भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कीजिए। आज हम आपको मुफ्त का एक सुझाव देना चाहते हैं। आज से ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप और आपका परिवार फिट रहेगा, आपका मोटापा कम होगा, वजन कम हो जाएगा अपने आप ही, और दूसरा, आपका जो घर का बजट है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा। और एक और बात आप कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 0 ऑयल फूड खाइए। 1 दिन ऐसा रखिए जब आप ये तय करें कि आज हमारे घर में बिना तेल का खाना बनेगा, आज हम कुकिंग ऑयल का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करें तो आपके घर में जो महिलाएं हैं या जो खाना बनाते हैं जो भी लोग, आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स मिल जाएंगी जहां पर या तो बिना तेल के खाना बनाना संभव है, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं, या फिर मामूली तेल के साथ भी आप खाना बना सकते हैं। अब आपके किचन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, और ये रोक इस साल सितंबर तक के लिए लगाई गई है। सरकार ने यह फैसला देश में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किया है। चीनी के उत्पादन के मामले में भारत
ब्राजील के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि अब भारत दूसरे देशों को चीनी नहीं बेचेगा। हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अपने ही देश में चीनी की बहुत खपत इस समय हो रही है और हम चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए अब चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा बचाने की अपील की है, उसके बाद से अलग अलग राज्य सरकारें बड़े बड़े फैसले कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने आज कुछ बहुत बड़े फैसले किए हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज में अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है। दिल्ली के मंत्री और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अब अगले 1 साल तक आधिकारिक विदेश यात्राएं नहीं कर पाएंगे। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के कोटे में 20% तक कटौती की गई है। जिन सरकारी गाड़ियों को पहले हर महीने 200 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलता था, अब उन्हें सिर्फ 160 लीटर मिलेगा। अब 50% सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी, डिजिटल होंगी। सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए दिल्ली में जो सरकार के ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिसेज, अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे की बजाय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। नगर निगम के ऑफिसेज का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। तो अब जो दफ्तर के जो टाइम है वो भी अलग कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक जैम कम रहे। हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाया जाएगा। इस दिन दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी अपनी कार की बजाय मेट्रो से यात्रा करेंगे। दिल्ली के लोगों से भी हफ्ते में 1 दिन नो कार डे अपनाने की अपील की गई है, जिस दिन आप अपनी कार का इस्तेमाल ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। अभी यह फैसला दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो दूसरे राज्यों की सरकारें हैं वो भी इसी प्रकार के फैसले बहुत जल्द आपको लेती हुई दिखाई देंगी। और आप ये भी देखिएगा कि अभी तो सरकारें ये फैसला ले रही हैं, ये जो बदलाव सरकारें कर रही हैं, ये अनुशासन सरकारें जो अपने ऊपर लगा रही हैं, ये धीरे धीरे आपके जीवन तक भी आएंगे। आपके लिए अच्छा ये है कि ये सारे अनुशासन आप खुद ही अपनी मर्जी से अपनाने शुरू कर दीजिए, बजाय इसके कि एक दिन कोई बड़ा फैसला लेने की नौबत आ जाए। उससे अच्छा ये है कि जो देश के लोग हैं, जो 145 करोड़ लोग हैं देश के, अगर उन्होंने खुद से ही छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, छोटी छोटी कटौतियां अगर उन्होंने करनी शुरू कर दी और अपना जीवन कोविड की तरह अनुशासन में अगर आप लोग ले आए, तो फिर बड़े और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको हम लेकर चलेंगे चीन, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैसे ताइवान के मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की चेतावनी दी है। ये आपको दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सोचकर तो कुछ और ही गए थे, लेकिन चीन में उन्हें मिला कुछ और। ये ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के खाता है। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
विकसित भारत का विकसित बायर। और अब आखिर में आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का आपके लिए विश्लेषण करते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान पर अगर मतभेद बढ़े तो अमेरिका और चीन के बीच युद्ध भी हो सकता है। आप इसे ताइवान पर अमेरिका को चीन की सबसे सीधी और सबसे स्पष्ट चेतावनी अब तक की कह सकते हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर शी जिनपिंग को क्या जवाब दिया। इस मुलाकात के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि चीन ने ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। चीन की सीमा पर मौजूद ताइवान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच अक्सर विवाद चलता रहता है। चीन की शिकायत ये है कि अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है, अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है, ताइवान को शक्ति दे रहा है ताकि ताइवान चीन के खिलाफ ही खड़ा हो सके और ये बात चीन को पसंद नहीं है। अमेरिका ये कहता है कि ताइवान स्वतंत्र है और चीन ताइवान पर कोई दबाव नहीं डाल सकता और अगर चीन ने ताइवान को हड़पने की कोशिश की तो अमेरिका बीच में जरूर आएगा और ताइवान की रक्षा करेगा। तो ये दोनों के बीच में विवाद है। अब आप शी जिनपिंग के इस जवाब के बाद आज की दो तस्वीरें देखिए। इन दो तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आप साफ देख पाएंगे। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश दिख रहे हैं, तब तक उनकी शी जिनपिंग से बात नहीं हुई थी और यह ताइवान का मुद्दा भी नहीं उठा था। और दूसरी तस्वीर दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद की है, यानी ताइवान वाला विवाद जब उठ चुका था उसके बाद की है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से उदास दिख रहे हैं, असहज दिख रहे हैं, खुश तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इस मुलाकात से पहले आज शी जिनपिंग ने तियाननमेन स्क्वायर पर मौजूद एक महत्वपूर्ण इमारत द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप का स्वागत किया। यह इमारत चीन की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक मानी जाती है और यहीं पर ट्रंप को शानदार रेड कार्पेट वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिका और चीन के बीच दोस्ती से ज्यादा फायदे का रिश्ता है, यानी दोनों देशों के बीच ताइवान जैसे मुद्दों का तनाव तो है लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ऐसे समय में भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत सफल हो जाती है तो इसके फायदे भी बड़े बड़े हैं। पिछले 9 वर्षों में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की है और ये यात्रा सिर्फ अमेरिका और चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, व्यापार और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तस्वीरें आप देखिए। अब इस मुलाकात में ट्रंप और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए डिकोड करते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि ट्रंप ने शी जिनपिंग से हैंडशेक की पहल करके अपना पूरा दबदबा दिखाने की कोशिश की। ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपनी तरफ हल्के से खींचने की भी कोशिश की और कई बार उनकी पीठ भी थपथपाई, यानी ये बताने की कोशिश करते रहे कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं बड़ा हूं। हालांकि शी जिनपिंग अपनी जगह पर पूरी मजबूती के साथ फॉर्मली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, खड़े रहे और उन्होंने उल्टा ट्रंप को ही अपनी तरफ खींच लिया। यानी दोनों ही जब हाथ मिला रहे थे तो दोनों ही अपनी शक्ति उस हैंडशेक में दिखा रहे थे। इन दोनों नेताओं का साथ साथ चलना इस बात का संकेत माना गया कि तनाव के बावजूद ये इस बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच पहली मुलाकात हुई है, कल इनकी दूसरी मुलाकात भी होने वाली है। अब जल्दी से आपको यह दिखाता हूं कि इस यात्रा में अमेरिका की 17 बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपति और सीईओज भी अपने राष्ट्रपति के साथ चीन आए हैं। इनमें टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क,
एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और एप्पल के सीईओ टिम कुक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं और इन 17 बड़ी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 1520 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये 17 कंपनियां मिलकर एक अलग देश बना लें तो ये देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, अमेरिका और चीन के बाद। तो आप देखिए, यहां खास बात सोचने की और देखने की है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं किसी देश में, तो वो कैसे अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों को और सीईओज को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ अपने किसी विदेशी दौरे में कुछ बड़े उद्योगपतियों को, अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज को अपने साथ ले जाएं और उन्हें वो कहें कि मैं आपको उस देश से काम दिलाऊंगा, बिजनेस हम लेकर आएंगे, तो हमारे देश में कितना बड़ा विवाद हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका अमेरिका है। और आप देखिए कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को और कंपनियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं चीन आपको साथ लेकर जाऊंगा, मैं आपको वहां से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, चीन जैसा बाजार आपको मिलेगा, तो इससे अमेरिका का भी फायदा है, अमेरिका की जनता का फायदा है। अब एक और खास तस्वीर देखिए। इस दौरे में इलॉन मस्क अपने छोटे बेटे के साथ इस बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। यह भी एक नई चीज है। हमारे यहां अगर आप देखें तो लोग अपने परिवार या अपने बच्चों को तो बिल्कुल साथ नहीं लेके जाते, लेकिन इलॉन मस्क जब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उस डेलीगेशन में चीन पहुंचे हैं तो वो अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ लेकर गए हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. थैंक्स टू जेके स्मार्ट टायर्स। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब आखिर में जल्दी से आपको दिखाते हैं कि डिकोड के आज के एपिसोड के कितने व्यूज हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको जो डेटा दिख रहा है, ये देखिए डेटा 6.8 मिलियन डिजिटल लाइव व्यूज हैं आज के एपिसोड के। ये हुए 68 लाख व्यूज। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो 1 मिनट के लिए मूर्ख होता है, लेकिन जो प्रश्न ही नहीं पूछता वो जीवन भर मूर्ख रहता है। नमस्कार। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। MD का असली शाही पनीर मसाला।